पहला दंगल था आज, सियासी पहलवानों का दंगल। मरियम नवाज क्लोज शॉट रखो, लॉन्ग शॉट नहीं दिखाने, खसियानी बिल्ली खंबा नोचे, ये शायद खाकान अब्बासी को सुना रही है, ये पीपल्स पार्टी को भी सुनाया। फिर उन्होंने इमरान खान साहब ने खिताब किया, इतने रेट बुशरा बीबी को नहीं पता होंगे जितने इमरान खान साहब को रेट पता है। दूसरा इख्तलाफ जनरल बाजवा से जनरल फैज की वजह से हुआ। मैं जनरल बाजवा को कहता रहा इन लोगों को 30 साल से जानता हूं, इन्हें कामयाब ना होने दे, और जनरल बाजवा ने कहा नहीं जी मैं नहीं कर सकता, सॉरी, इनफ इज इनफ। गवर्नर पंजाब की नीयत जो है ना वो ठीक नहीं लग रही मुझे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान, अपने डिजिटल चैनल के ऊपर आपको खुश आमदीद कहूँगा। नाज़रीन आज बड़ा इंटरेस्टिंग दिन था, पहला दंगल था आज। पहला दंगल किसका दंगल? दो पहलवानों का, सियासी पहलवानों का दंगल। एक ही दिन में आज मरियम नवाज और इमरान खान ने खिताब किए हैं। मरियम नवाज ने जो है वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया है और इमरान खान साहब ने कौम से खिताब किया है। उन्होंने कहा जी मैं टीवी के उत्ते पूरी कौम नाल खिताब करांगा। तो दोनों के खिताब जो हैं उनको हम ज़रा इवेलुएट करेंगे और डंडियां किधर मारी गई हैं दोनों की साइड से हम तो आपके सामने रखेंगे। जाहिर बात है हमने किसी को भी नहीं छोड़ना, हम आपको जो सही पिक्चर है वो आपके सामने रखेंगे। यहाँ पे साइड शूट लेने वाला वो जिसे कहते हैं ना मतलूबा सहूलत मौजूद ही नहीं है। तो ज़रा बैठ के दोनों के खिताबों को जो है वो आपके सामने एवेल्युएट करते हैं कि कौन कितना सच बोल रहा है और कौन कितना झूठ बोल रहा है, दोनों को एवेल्युएट करेंगे। अच्छा, लेकिन ज़रा जल्दी से दो चार इंपॉर्टेंट खबरें हैं वो ज़रा आपके साथ शेयर कर लें। एक तो पिछले वीलॉग में हमने आपको बताया था कि फवाद चौधरी साहब जो हैं उनको ज़मानत मिल गई थी, तो आज शाम को ही जो है वो उनको रिहा भी कर दिया गया। मतलब जल्दी आनन फानन जो है वो काम हुआ है। फवाद चौधरी साहब कमाल हो गया, मतलब मैं बड़ा ज़बरदस्त तेज़ी से काम हुआ है। खैर, और उनको जज साहब ने वैसे ही कह दिया था कि ज़मानत इस शर्त के ऊपर मिल रही है कि आइंदा एहो जा काम नहीं होना चाहिए था, तो वो उसके ऊपर जो है उनको जेल से, अडयाला जेल से उनको रिहा कर दिया गया है। इसके अलावा जनाब आपके लिए और मेरे लिए एक और बड़ी परेशान खबर, और वो ये है कि IMF की एक और शर्त जो है वो कबूल कर ली गई है। बिजली मजीद महंगी करने का फैसला कर लिया गया। पहले बड़ी सस्ती थी ना, बहुत सस्ती मिलती थी हमें, इतने पई होती सी। मैं कहा ज़रा इसको तो महंगा करें ना, बड़े तुसी रज के बह के हीटर चलाते हो, AC चलाते हो, तो ज़रा बिजली को महंगा किया जाए। तो आपकी और मेरे लिए जनाब एक और परेशान खबर जो है वो आ गई है कि बिजली भी अब महंगी होने जा रही है और बिजली की कीमत में आइंदा माह 3 रुपये फ़ी यूनिट जनाब इजाफा, 3 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा होने जा रहा है। और मई में 70 पैसे फ़ी यूनिट मजीद इजाफा किया जाएगा और नए माली साल के पहले महीने तक बिजली 6 रुपये फ़ी यूनिट तक महंगी होने जा रही है। ये आप ज़रा अंदाज़ा करें। और साथ ही साथ 300 यूनिट तक जो सब्सिडी दी जाती थी उसे ख़त्म किया जाएगा और 100 यूनिट्स तक जो है वो सिर्फ सब्सिडी मिलेगी। ये IMF के साथ जनाब ये फैसला हो रहा है और 200 अरब रुपये रेवेन्यू इकट्ठा करने की खातिर ये छुरी पेरी जाएगी जनाब आपके और मेरे ऊपर। ठीक है, डार साहब को सलाम करना है आपने, जब बिजली का बिल पे करना है इसाक डार साहब को ज़रूर आपने सलाम करना है, क्योंकि इन्होंने वादा किया था कि जनाब कौम के लिए जो है सब कुछ सस्ता हम कर देंगे। और मुझे पूरी तरह उम्मीद है कि जैसी मेरा ये वीलॉग जो है वो ऑन एयर जाएगा और नवाज शरीफ साहब तक जब ये बात पहुंचेगी, अगली मीटिंग से वो खुद ही उठ के चले जाएंगे, क्योंकि वो नाराज़ हो जाएंगे, वो कहेंगे वो महंगा करता है, मैं बहुत नाराज़ हूँ, और वो उठ के चले जाएंगे। तो एक खबर जो है वो आपके और मेरे लिए ये है। दूसरी खबर जनाब ये है कि निसार खोड़ो साहब सिंध से जो सेनेट की जनरल सीट थी उसके उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आ गया। फैसल वाडा साहब वाली ये सीट थी, इसके ऊपर पहले भी इनका इलेक्शन हुआ था, फिर फैसल वाडा साहब को दोबारा बहाल किया गया था, फिर उन्होंने इस्तीफा दिया था, फिर निसार खोड़ो साहब ने दोबारा इलेक्शन लड़ा था। अजीब फुटबॉल की तरह ये सेनेट की सीट जो है वो चलती रही है। बहरहाल अब उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन आ गया है। शेख रशीद साहब को थाना आपारा में बुलाया गया था आज, उन्होंने कोर्ट से रुजू किया। उन्होंने कहा कितनी ज्यादती है साढ़े नाल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो जो तलबी का नोटिस था उसको जनाब मुअत्तल कर दिया, तो शेख रशीद साहब के लिए एक ये रिलीफ आया है। इसके अलावा एक और मामला जो है वो पंजाब असम्बली की तहलील का मामला है और उसके बाद जो इलेक्शंस होने हैं उसका जो मामला है। गवर्नर पंजाब ने स्पीकर पंजाब असम्बली उस्मान बुज़ार और इलेक्शन कमीशन को ख़त लिख दिए हैं। गवर्नर पंजाब ने इलेक्शन के हवाले से फ़िलहाल दोबारा कोई तारीख नहीं दी है। सिक्योरिटी और माशी हालात सबके सामने हैं, ये कहना था गवर्नर पंजाब का। उन्होंने कहा जी इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर्स से मुशावरत करे, मुल्की हालात के हवाले से मजीद मुशावरत की जाए। गवर्नर पंजाब ने ख़त्म इलेक्शन के हवाले से फिर भी कोई तारीख नहीं दी। तो गवर्नर पंजाब की नीयत जो है ना वो ठीक नहीं लग रही मुझे। मैं तो जिसे कह रहा ना तेरी अक्खां मैनू सही काम नहीं लग रहा। तो गवर्नर पंजाब जो है ना वो लग नहीं रहा, कोई इलेक्शन कराने के मूड के अंदर लग रहे हैं। और अगर ये इस तरह होता है तो एक नया पंडोरा बॉक्स जो है खुल जाएगा और ये गैर आइनी गैर कानूनी काम होगा। मतलब फ्रैंकली स्पीकिंग ये अगर इसके जवाब बनाए जाते हैं ना तो आई एम सॉरी, ये किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है। जब एक असेंबली तहरीर हो चुकी है तो 90 दिन के अंदर जो है वो इलेक्शंस होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे दोनों गवर्नर्स जो हैं वो डेटे डूटे कोई नहीं दे रहे। नीयत यही लग रही है कि इसको जो है जनरल इलेक्शंस तक खींच के लेके जाना है। फिलहाल तो कहानी ये लग रही है। अच्छा जी,
इसके अलावा गवर्नर केपी ने भी जो है वो उधर भी कोई काम ठीक नहीं लग रहा। उन्होंने आम इंतखाबात से पहले कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुशावरत की तजवीज़ दे दी है। उन्होंने इलेक्शन कमीशन का गवर्नर केपी का ख़त इलेक्शन कमीशन को मौसूल हो गया और इसका ख़त का मतन ये है कि सूबे में दहशतगर्दी के वाक़यात हो रहे हैं। इलेक्शन कमीशन पोलिंग तारीख से कबल सियासी जमातों और कानून नाफिज करने वाले इदारों से रुजू करे। इलेक्शन कमीशन तमाम मुतल्लिका इदारों और जमातों को एतमाद में ले, स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लेने से ही शफाफ और पुरअमन इंतखाबात मुमकिन होंगे। ये जनाब गवर्नर केपी ने जो है ख़त लिख दिया है। इत्थे भी यही लग रहा है कि नीयत जो है वो ठीक नहीं लग रही। इसके अलावा काफली के हवाले से खबर ये आई है कि चौधरी परवेज़ लाई साहब के पास मुस्लिम लीग हाउस लाहौर जो सुंदरदास रोड के कोने के ऊपर जो मुस्लिम लीग हाउस है उसकी मलकियत जो है वो वापस लेने का फैसला किया गया है चौधरी शुजात हुसैन की जानिब से। और उनको पंजाब की काफली की पंजाब की सदारत से हटाने का भी उसूली फैसला कर लिया गया है। मुनिस इलाही, कामिल अली आगा और दीगर को भी पंजाब के ओहदों से हटा दिया जाएगा। और पार्टी से इनराफ करने वालों को शो कॉज नोटिस पहले भी जारी किए जा चुके हैं। और पंजाब की सदारत के लिए शाफे हुसैन जो साहबजादे हैं चौधरी शुजात हुसैन के, उन समेत 2 और मजीद रहनुमाओं के नाम जो है वो ज़ेरे गौर है। एनी को पार्टी है बस, ये 3-4 नाम जो ज़ेरे गौर है, ये इतनी काफली की पार्टी है। तो एक खबर ये है। शाहिद खाकान अब्बासी का मामला हमने पिछले वीलॉग के अंदर डिस्कस किया था। कहाँ से सपोर्ट आई है, कहाँ से, उतनी दूर से, हैरानगी की बात मतलब वहाँ से सपोर्ट आई है शहबाज गिल साहब की जानिब से। शहबाज गिल साहब जो ऑलरेडी शाहिद खाकान अब्बासी साहब का डेफेमेशन का एक केस जो है उसको भुगता रहे हैं। तो शहबाज गिल साहब ने शाहिद खाकान अब्बासी साहब के हक में आवाज़ बुलंद की है। उन्होंने कहा जी शाहिद खाकान अब्बासी वो बोल रहे हैं जो बहुत सारों को बोलना चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से यहाँ बोलने की सज़ा बहुत सख्त है। शहबाज गिल साहब से बेहतर और कौन जान सकता है। लूट मार करने की सज़ा नहीं बल्कि इनाम, इज्जत और तकरीम मिलती है और सच बोलने पर तजलील और सज़ा। उम्मीद है शाहिद खाकान को मिसाल नहीं बनाया जाएगा और आवाज़ें भी साथ शामिल होंगी। ये शहबाज गिल साहब का बयान है। और शहबाज गिल साहब बोल रहे हैं सच बोलने पर तजलील और सज़ा मिलती है। ये शहबाज गिल साहब बोल रहे हैं जो दुनिया जहान की गालियाँ, बदतमीज़ियाँ सोशल मीडिया पे और मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर बैठ के दूसरों के ऊपर बोलते रहे से और लोगों के ऊपर लिफाफों के जो है टैग लगाते रहे। और पता नहीं दुनिया जहान के टैग, शाहिद खाकान अब्बासी के ऊपर भी जनाब ने टैग लगाया था जिसका केस वो ऑलरेडी भुगत रहे हैं। तो ये एक दोगलापन ये भी सामने है। अच्छा जी, अब आ जाए मरियम नवाज़ का जो भावलपुर में वर्कर्स कन्वेंशन था। मेरी नून लीग के एक रहनुमा से आज बात हो रही थी। उन्होंने कहा कि जनाब बात ये वर्कर्स कन्वेंशन क्या होता है, वर्कर्स कन्वेंशन का क्या सेंस है, जाके खिताब जलसों से करें। इमरान खान ने वर्कर्स कन्वेंशन किया था कि जलसों से खिताब किया था, ये वर्कर्स कन्वेंशन क्या होता है। तो मरियम नवाज का सारा प्लान जो है वो वर्कर्स कन्वेंशन का होता है। मकसद क्या होता है कि जी अपने बंदे बुला लें, छोटा सा क्राउड होगा, ज़्यादा बड़े क्राउड से हमें खिताब नहीं करना पड़ेगा। ऐसी कहना कि जनाब है वर्कर्स कन्वेंशन सी, हमें ज़्यादा लोग बुलाने की ज़रूरत ही नहीं है। मरियम औरंगजेब साहिबा ने इसके ऊपर एक्चुअली ट्वीट किया। उन्होंने कहा जी भावलपुर में तंजीमी कन्वेंशन में सिर्फ वो अफरादी शिरकत करेंगे जिन्हें पार्टी की जानिब से बाज़ाब्ता कार्ड जारी हुआ है। कोई जहमत ना हो इसलिए मुतला किया जाता है कि तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक सिर्फ कार्ड रखने वाले मोअज़्ज़ज़ अफराद को ही दाखिले की इजाज़त होगी। पार्टी नज़्म ज़ब्त की पाबंदी की दरख्वास्त है। इसका क्या मतलब है कि जी बंदे अगर कम आए थे तो हमने कार्ड ही इतने बांटे थे। मकसद ये इसको पहले से ये, वरना आपने कभी इससे पहले आज तक कोई इस किस्म की हिदायत कभी देखी है आपने कि सोशल मीडिया पे दी जाए। सियासी लीडर तो कहता है कि भाईजान मैं 100 बंदा बुलाया सी 500 आ गया, वो तो खुश होता है इस बात के ऊपर। आप कभी भी किसी सियासी रहनुमा से पूछ लें, वो अक्सर ये कहते हैं और जनाब हमने जलसा मुनक्किद किया था, वहाँ पे जगह सिर्फ 20,000 की थी, लेकिन 20,000 बंदा जो है वो जलसा गाह से बाहर भी था। तो वो तो एक्चुअली अपने नंबर बढ़ा चढ़ा के पेश करता है। यहाँ पे पुट्ठा हिसाब चल रहा है। यहाँ पे एक्चुअली ये तावीलें दी जा रही है कि जी बंदा ही हमने जो है वो कम बुलाया था तो इसलिए बंदों के ऊपर तो आया। अच्छा, मैं ऊपर से टीवी स्क्रीन की भी एक चीज़ नोट कर रहा था, वो वाला फॉर्मूला अपनाया जा रहा था जो इमरान खान साहब के 126 दिन का था। क्या भला ये नेक्स्ट टाइम नोट कीजिएगा। क्लोज शॉट रखो, लॉन्ग शॉट नहीं दिखाने, क्लोज शॉट रखो। 8-10 बंदे बस फ्रेम के अंदर नजर आए, इससे ज़्यादा लंबा शॉट नहीं दिखाना डिलिबरेटली, ताकि ये ना पता लगे कि क्राउड कितना बैठा हुआ था। खैर, मरियम नवाज साहिबा ने भावलपुर में जो वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया उस पर आ जाएं एग्जैक्टली खिताब किया था, क्योंकि फिर मैंने इमरान खान साहब के ऊपर भी आना है। उन्होंने कहा जी नवाज शरीफ ने लंदन से आपके लिए सलाम भेजा है। नवाज शरीफ ने कहा है कि तंजीम का आगाज़ भावलपुर से होगा। मेरे ओहदों पर बड़ी बात हो रही है, ये ओहदे तो मुझे अभी मिले हैं, मैं ओहदों की मोहताज नहीं। इन ओहदों के बगैर भी अवाम के शाना बशाना थी। जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था तब भी अवाम मेरी ताकत थी। वो जिसको कहते हैं ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, मौरूसियत बड़ी तकलीफ हो रही है लोगों को, तो सुन लो। अवाम की आवाज़ और मोहब्बत को मौरूसियत नहीं जमहूरियत कहते हैं। ये किसको सुना रही हैं? ये किसको सुना रही हैं? ये शाहिद खाकान अब्बासी को सुना रही हैं।
ये पार्टी के अंदर दीगर लोग जो इनसे नाराज़ हैं इस वक्त और मौरूसियत के ऊपर वो ये कह रहे हैं कि भाई ये क्या है कि आपने अपनी बेटी को लाके जो है वो ये ओहदा दे दिया, ये उनको सुना रही हैं और किसी को नहीं सुना रही। लेकिन बात ये है मरियम नवाज साहिबा, मौरूसियत का जहाँ तक ताल्लुक है ना, बड़ी माजरत के साथ आपको इस बात को मानना पड़ेगा कि आपको इस बात का एडवांटेज मिला है कि आप नवाज शरीफ की साहबजादी हैं, और आप चाहे कुछ भी कर लें आप इस दाग को नहीं मिटा सकती। ठीक है, मतलब मैं ये नहीं कहता कि लोगों ने आपको पसंद नहीं किया या आप क्राउड पुलर नहीं, बिल्कुल हैं, लेकिन इसके अंदर एक बहुत बड़ा अमल दखल जो है वो मरियम नवाज वल्द नवाज शरीफ का भी आता है, जिसकी वजह से आपको ये मुकाम मिला हुआ है। ये मुकाम किसी और खातून को जो आपकी उम्र की हो या जितना उसका सियासी स्ट्रगल है उतना हो, आपसे ज़्यादा सियासी स्ट्रगल ने और ख़वातीन ने पार्टी के अंदर किया हुआ है, लेकिन उनको ये मुकाम मिल नहीं सकता। तो ये हकीकत है कि अगर आपकी ये जगह है तो उसकी वजह, बहुत बड़ी वजह यह है कि आपके वालिद साहब नवाज शरीफ हैं, और ये टैग आप चाहे भी तो इसको धो नहीं सकती, चाहे जो मर्जी आप कर लें। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी इमरान खान के 4 साल जबर के दौर में नून लीगी कारकुनों ने वफा निभाई, जिन हालात से मुल्क गुजरा शुक्र करना चाहिए पाकिस्तान बच गया। इमरान खान ने IMF से सख्त मुआहदा करके वादा खिलाफी की, आप बाहर आ जाते, आप कहते हैं जनाब ये टर्म्स एंड कंडीशन हमें नहीं मंजूर, आपने कोशिश की थी ना, आपने कोशिश की थी, नहीं हो सका था, तो आप बाहर आ जाएं। इमरान खान के IMF से मुआहदे तोड़ने का खुमियाजा कौम भुगत रही है, ये बात बिल्कुल सही है। इमरान खान साहब ने वाकई वादा खिलाफी की थी, जो कमिटमेंट्स की हुई थी उनसे फिर गए थे, ये बात आप सही कह रही हैं। पेट्रोल डीजल महंगा करने के पीछे इमरान खान के IMF से मुआहदे हैं। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान को श्रीलंका बनने से बचाया, ये वक्त अभी फैसला करेगा कि आपने बचाया कि नहीं बचाया, अभी कहानी चल रही है। मुझे इल्म है कि मुल्क में महंगाई है, गैस बिजली रोटी महंगी है, महंगाई पर नवाज शरीफ लंदन में परेशान है। ऐदा मैं की करा ऐदा कि वो लंदन में परेशान है, वो लंदन में है भाई, मेरी रिक्वेस्ट है पाकिस्तान में आके परेशान हो, और नवाज शरीफ साहब के हाथ में ना ग्रोसरी की एक लिस्ट दें कि जाएँ जाके ज़रा शॉपिंग खुद करके आएँ, घर दी रोटी दाल आप खरीदो ना जाके, जिस तरह आम लोग यहाँ पे बाजारों में जाते हैं, कभी खुद खरीदते हैं, आप खुद चली जाएं, नवाज शरीफ साहब को छोड़ें, आप खुद चली जाएं, खुद जाके किसी दिन शॉपिंग करें, आपको पता तो लगे आटे घी का रेट है क्या आजकल। वैसे इमरान खान साहब भी ना जब वजारत उज़्मा में थे ना, उनको रेट का आइडिया नहीं था, वो अजीब अजीब अनाप शराब बोलते, हुन सारा पता है, टमाटर इतने का है, घी इतने का है, लहसन इतने का है, भिंडी इतने की है, करेले इतने के हो गए हैं, आटा इतने का है, चावल इतने का है, सारे रेट उनको पता लग गए। मेरे ख्याल में इतने रेट बुशरा बीबी को नहीं पता होंगे जितने इमरान खान साहब को रेट पता है। तो ऑपोजिशन में जाके सबको रेट पता लगते हैं। तो आपसे भी दरख्वास्त है, मैं नवाज शरीफ साहब की परेशानी का मैं क्या करूंगा, आप खुद जाएं किसी दिन बाजार में और जाके ज़रा रेट पता करवाएं। उसके बाद उन्होंने कहा जी कि इमरान खान ने IMF के साथ मुआहदा करके पाकिस्तान को गिरवी रख दिया, मुआहदा बहुत बुरा किया, कुर्सी जाते नजर आई तो मुआहदे की खिलाफ वर्जी कर गए, ये हकीकत है, ये बात सही कह रही हैं। अफवाज ने जानों का नजराना देकर दहशतगर्दी से मुल्क की जान छुड़ाई। पेशावर में अब ये दहशतगर्दी का वाक़या क्यों हुआ, जब 4 साल वज़ीर आज़म रहा, सिक्योरिटी पर पार्लियामान की 8 मीटिंग्स हुई, एक में भी नहीं गया, ये भी बिल्कुल सही है। पूरे मुल्क में हुकूमत इमरान खान के और इल्ज़ाम शहबाज शरीफ पर, शर्म करो, ऐसी बात भी नहीं है, यहाँ पे सबका अमल दखल है, ठीक है। ये दहशतगर्दी का मामला मैं मानता हूँ कि एक प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, लेकिन इसके अंदर आपकी ये जिस किस्म की दहशतगर्दी है, इसको संभालने के लिए फ़ौज की भी ज़रूरत है, इसको संभालने के लिए रेंजर्स की भी ज़रूरत है, इसको संभालने के लिए जो सूबाई पुलिस है उसकी भी ज़रूरत होती है। सारे स्टेक होल्डर्स इसके अंदर जो है ना वो मुलविस होने चाहिए, तो एक दूसरे पे ब्लेम गेम डालने से काम नहीं बनता। अच्छा जी, उन्होंने कहा जी कि अगर नवाज शरीफ मसाइल की वजह थे तो 4 साल में फिर दूध की नहरें बहनी चाहिए थी। 2018 से 2022 तक इमरान खान ने मुल्क तोड़ा, अब नून लीग इस घर की मुरम्मत कर रही है। मुल्क के पास अब नवाज शरीफ और नून लीग के सिवा कोई चॉइस नहीं है। चॉइसेस मरियम साहबा हमेशा हैं सबके पास, माजरत के साथ, ऐसी बात नहीं है। नून लीग के लिए बड़ा आसान था कि हम इलेक्शन में चले जाते, इस वक्त अगर हम इलेक्शन में चले जाते तो 2/3 अक्सरियत से जीत कर आते। वो खुदा, एक तो 2/3 अक्सरियत जी है ना, ऐसा नू लै बैठी। नून लीग ने सोच समझ कर फैसला किया। नवाज शरीफ ने 2016 में IMF का प्रोग्राम पूरा करके खुदाफिज कह दिया था जी, वो कह दिया था, लेकिन हालात पे 2018 तक जो पहुंच चुके थे वहां पे हमें फिर IMF के पास जाना पड़ा। और उस वक्त भी इमरान खान साहब ने जो बड़े बड़े दावे किए थे ना कि IMF के पास जाने के बजाय मैं खुदकुशी कर लूं, जाना उनको भी पड़ा था, ये भी हकीकत है। फिर कौन IMF को पाकिस्तान में वापस लेकर आया? नवाज शरीफ दौर के 9 साल अगर निकाल दें तो बाकी खंडरात बचते हैं। ये पीपल्स पार्टी को भी सुनाया फिर उन्होंने ये अपनी जो इस वक्त इत्तेहादी जमात है नहीं, उनको भी सुना दिए कि जनाब आपका दौर भी जो था खंडरात का दौर था। चलो ठीक है, सियासी बयानबाजी हो रही है। आ जाए जी इमरान खान साहब के ऊपर। ये तो मरियम बीबी की ये तकरीर थी। चेयरमैन PTI इमरान खान साहब ने कि जनाब सीनियर सहाफ़ियों से उनकी मुलाकात हुई,
उन्होंने कहा जी आसिफ जरदारी से मुतल्लिक दिए गए बयान पर मैं कायम हूँ। आसिफ जरदारी शौक से हत्या इज़्ज़त का दावा करें। हत्या इज़्ज़त का दावा वो करते हैं जिनकी अपनी कोई इज़्ज़त होती है। जी, इसका सर्टिफिकेट हमें इमरान खान साहब से चाहिए। किसकी इज़्ज़त है और किसकी इज़्ज़त नहीं है, ये इमरान खान साहब इसका सर्टिफिकेट जारी करते हैं। इन्होंने एक दफ्तर खोला हुआ है अपने वहाँ पर, ये आप जाएँ वहाँ पर, ये आपको जाके बताते हैं कि भाईजान आपकी कोई इज़्ज़त है या नहीं है, तब आपको पता लगता है, वरना आपकी कोई इज़्ज़त नहीं है। तो इसलिए बराए मेहरबानी PTI से रब्ता करें अब पता करवाने के लिए कि आपकी कितनी इज़्ज़त है। तो उन्होंने कहा जी असेंबलियाँ तहलील ना करते तो आम इंतखाबात नहीं होने थे। असेंबलियाँ तहलील होते ही हुकूमत बंद गली में आ चुकी है। बंद गली में वैसे खान साहब आप आ चुके हैं। असेंबलियाँ तहलील करना मेरी बेहतरीन हिकमत अमली थी। अपनी तारीफ अपनी की जा रही, मैं बहुत कमाल किया है, बड़ा ज़बरदस्त, तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या ज़बरदस्त प्लेयर हूँ। अच्छा, ये जो माइंडसेट है ना, ये लौंडे लपाड़ों तक जाता है। ये जो खुद तारीफ़ी है ना अपनी, यार तारीफ खान साहब उसकी अच्छी लगती है जो अगला करे। लौंडे लपाड़े किस लिए रखे हुए आपने, उनसे कराया करें ये काम, खुद ही अपनी तारीफ है, खुद ही अपनी। 90 रोज़ में इंतखाबात ना कराए गए तो आइन शिकनी होगी, सही कह रहे हैं। ये बात मैं इस बात से मैं खान साहब की एग्री करता हूँ। अभी मेरा एक और मेडिकल चेकअप होना है, सेहतयाब होकर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करूँगा। अल्लाह आपको सेहत दे, दोबारा आपके लिए यही दुआ है। उसके बाद जनाब इमरान खान साहब ने खिताब किया। एक तो उन्होंने सानिया पेशावर का जिक्र किया, उन्होंने कहा इंतहाई दर्दनाक और तकलीफदेह सानिया था, लेकिन बदकिस्मती से इस पर सियासत की जा रही है। हमें जिम्मेदार ठहराने वाले बताएं कि हमारे दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों नहीं हुए। खान साहब आपके दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात भी हुए हैं, खुदा के लिए इसको ना ट्विस्ट ना किया करें। मैं पूरी एक लिस्ट जारी कर सकता हूं जो आपके दौर में दहशतगर्दी के वाक़यात हुए। इसको इतना ब्लैंकेट आप जो बयान देते हैं ना, इस तरह की हरकतें मत किया करें। दहशतगर्दी के वाक़यात आपके दौर में भी हुए हैं। उसके बाद इन्होंने कहा जी खैबर पख्तूनख्वा पुलिस ने बहुत ज़्यादा कुर्बानियाँ दी। अब बाय द वे ये जो सानिया पेशावर ये APS को वाक़या हुआ, आपकी हुकूमत थी KP के अंदर, आप ही की हुकूमत थी। वो जो APS का वाक़या हुआ था, आपकी गवर्नमेंट थी KP के अंदर जब ये वाक़या हुआ था। तो इस तरह की बातें मत किया करें। अच्छा जी, उसके बाद उन्होंने कहा जी अफगान जिहाद के बाद सबको पता था रद्द-ए-अमल आना है। मुशर्रफ ने 2003 में कबायली इलाकों में पहली दफ़ा फ़ौज भेजी। कबायली इलाके पुरअमन इलाके थे। जब कबायली इलाकों में फ़ौज भेजी तो मसले शुरू हो गए। फ़ौज भेजने पर कबायली इलाकों में बड़ा गुस्सा था। पश्तूनों ने 2002 के इलेक्शन में MMA को वोट देकर बता दिया कि वो जंग के खिलाफ हैं। जैसे जैसे हम अमरीका की जंग में शामिल होते गए, आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ती गई। उसके बाद इन्होंने कहा जी कि 2021 में जब अमरीका ने अफगानिस्तान से इनखला का ऐलान किया तो हमें खाना जंगी का खौफ था। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी जनरल बाजवा से अच्छे अच्छे कामों पर एक पेज पर थे। एक्सटेंशन के बाद जनरल बाजवा से इख्तलाफ शुरू हुआ। जनरल बाजवा ने कहा इनको NRO दे दो, जिस पर मैंने इनकार कर दिया। अब ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट है जनरल बाजवा के हवाले से कि जनरल बाजवा ने इनको कहा कि जी NRO दे दे। भाई अगर इन्होंने कहा था आपको तो उस वक्त बताना था, उस वक्त आके मीडिया पे बोलना था कि जी मुझे मुल्क का आर्मी चीफ कह रहे हैं इनको आप NRO दे दें। क्यों नहीं बोला आपने, क्यों नहीं उनका नाम लिया उस वक्त आके। अब आप कहते हैं जी जनरल बाजवा ने कहा था इनको NRO दे दो। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी दूसरा इख्तलाफ जनरल बाजवा से जनरल फैज़ की वजह से हुआ। अच्छा, ये जब आपका इख्तलाफ हुआ जनरल फैज़ के हवाले से तो उस वक्त आके बताना था। उस वक्त तो आपके PTI के लोग जो है बैठ के टॉक शोज के अंदर कर रहे थे ये गलत खबर है, सब कुछ सेम पेज पे बिल्कुल ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आप कहते हैं जी मेरा इख्तलाफ जो है वो जनरल फैज़ के हवाले से हुआ था। तो तब के बयानात मैं तब वाले PTI के लोगों को सच्चा मानूं कि अब के PTI के लोगों को सच्चा मानूं, किसकी बात सुनूं मैं। उसके बाद ये कहते हैं कि जी मैं चाहता था अफगानिस्तान से अमेरिका के इनखला के दौरान बेस्ट खिलाड़ी जनरल फैज़ को होना चाहिए था। तो जनरल फैज़ का प्यार तो दिलों निकलता ही नहीं ना, साढ़े इन्ना प्यार है। उसके बाद इन्होंने कहा कि जी आगे चल के कहते हैं कि इस दहशतगर्दी का आज हमें जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। इनसे पूछता हूँ हमारी हुकूमत में दहशतगर्दी के वाक़यात क्यों नहीं हुए। मार्च अप्रैल तक बताया जाए खैबर पख्तूनख्वा में कितनी दहशतगर्दी थी। आज पाकिस्तान में मौशी तबाही आ गई है, हम तब तक जिम्मेदार हैं जब तक हमारी हुकूमत थी। भाईजान जेड़े तुसी बम फिट करके गए सी ना, ठीक है, आप मानना पड़ेगा आपको इस बात का कि वो उसका भी खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। इनकी भी ना अहलियाँ हैं, ऐसी बात नहीं है कि ये बरी ज़िम्मा है, लेकिन आपके भी टाइम बम जो आप फिट करके गए थे उसका भी खुमियाजा हम भुगत रहे हैं। मैं दहशतगर्दी और महंगाई का जिम्मेदार नहीं, हुकूमत में होता तो जवाबदेह होता है। हाँ, बार बार जनरल बाजवा को कहता रहा इन लोगों को 30 साल से जानता हूं, इन्हें कामयाब ना होने दें, ये मुल्क नहीं संभाल सकेंगे। इन्हीं लोगों ने तो मुल्क को तबाही पर पहुंचाया, तो ठीक कैसे कर सकते हैं आप अंदाजा कीजिए। अब मैं आपको कह रहा हूं, मैं इसीलिए बार बार कहता हूं कि आप जरा अंदाजा कीजिए क्या कह रहे हैं। मैं जनरल बाजवा को कहता रहा इन लोगों को 30 साल से जानता हूं, इन्हें कामयाब ना होने दें। क्या मतलब है इस बात का कि जी मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता रहा कि मेरी मदद करें, इनका रास्ता रोकें, ठीक है, ये मतलब है। और फिर ये जब कहते हैं ना कि मैं एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गया हूं,
या इनके ये तितर बितर एंकर और सारे लौंडे लपाड़े जो बैठ के कहते हैं कि जनाब ओहो एस्टैब्लिशमेंट ने ये कर दिया, एस्टैब्लिशमेंट, ओ भाई वो आखिरी वक्त तक मिन्नतें करता रहा है, आखिरी वक्त तक पैर पकड़ता रहा कि एस्टैब्लिशमेंट से, जनरल बाजवा से, कि भाईजान इनका रास्ता रोक ले। और जनरल बाजवा ने कहा नहीं जी मैं नहीं कर सकता, सॉरी, इनफ इज इनफ। वो क्या था, वो ये जो बड़ा वो बयान देते थे ना अमेरिका के हवाले से, एब्सोल्युटली नॉट, तो इनको एब्सोल्युटली नॉट कहा गया था, ये उसका गुस्सा है सारा। और अब शुक्र है ये मानते भी हैं इस बात को कि हाँ जी मैं जनरल बाजवा से कहता रहा कि इनका रास्ता रोकें, तो उन्होंने नहीं रोका। ये तब इस बात की है, आपको बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट वो चाहिए, आपको एस्टैब्लिशमेंट वो पसंद है जो आपकी उंगलियों के ऊपर नाचे। अगर तो वो नाचती है तो वो अच्छी वाली एस्टैब्लिशमेंट, अगर वो नहीं नाचती है और आपके गैर कानूनी गैर आईनी चीज़ों को मना करती है तो फिर वो बुरी एस्टैब्लिशमेंट, फिर आप एकदम जिहादी हो जाएंगे, फिर आप एक मिनट में इनकलाबी हो जाएंगे, फिर आप कहेंगे जनाब ये एस्टैब्लिशमेंट जो है वो मैं बड़ी तकरीरें सुनाता है, इस मुल्क में जो कुछ हो रहा है वो एस्टैब्लिशमेंट की वजह से हो रहा है। जी, इस मुल्क में बहुत से लोगों के करियर भी एस्टैब्लिशमेंट की वजह से बने हैं, सियासी भी और सहाफ़ती भी, ठीक है। अब सिर्फ चूंकि आपकी मानी नहीं जाती, आपकी कहीं भी बात मानी नहीं जा रही, इसलिए आपको एस्टैब्लिशमेंट बुरी लग रही है। मैं आज से 1 महीना बाद की बात कर रहा हूं, सिर्फ 1 महीना बाद अगर एस्टैब्लिशमेंट इन लोगों की सुनना शुरू कर देना तो आप ये देखिएगा कि इनसे बड़े बूट पॉलिशर कोई नहीं होंगे, इनसे बड़े बूट पॉलिशर कोई नहीं मिलेंगे आपको। जब ये बूट पॉलिशर थे तो वो लोग जो एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर तनकीद करते थे ना, तो उस वक्त इन लोगों के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाते थे कि जनाब ये तो मुल्क के गद्दार हैं, इनका तो काम है फौज के खिलाफ बोलना, और इनको तो ठीक कर देना चाहिए, इनको ये कर देना चाहिए, तो वो कर देना चाहिए। अब जब आके सुई चुभी है तो अब हम असी एंटी एस्टैब्लिशमेंट हो गए। उसके बाद आगे कहते हैं जी, मौजूदा हुकाम ने अपने 1100 अरब रुपए के करप्शन केसेस ख़त्म करा लिए, इनमें मुल्क चलाने की एहलियत नहीं थी, तो इन्हें मेरी हुकूमत ख़त्म नहीं करनी चाहिए थी। पेशावर हमले को इस्तेमाल करके इलेक्शन आगे बढ़ाना चाहते हैं। मैं इस बात के बिल्कुल खिलाफ हूँ, ये किसी सूरत इसको वजह बना के इलेक्शन आगे नहीं होने चाहिए। इस बात पर मैं खान साहब के साथ हूँ, ये बात ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं। अदालत आसिफ जरदारी से, अच्छा ये बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है, अदालत आसिफ जरदारी से पूछेगी कि कौन सी साख थी जो खराब हुई। आसिफ जरदारी के ऊपर जो इल्जाम थे उन्होंने कहा जो मैंने कहा ना वो मैंने बिल्कुल ठीक है, मैं अपनी बात पे कायम हूं। आसिफ जरदारी को कुरान पर हल्फ लेना होगा कि उन्होंने कितने लोग कत्ल करवाए। मैं चाहता हूं कि आसिफ जरदारी मेरे खिलाफ अदालत जरूर जाएं। आसिफ जरदारी की मेरे खिलाफ साजिश की इतला बहुत ठोस है। आसिफ जरदारी ने अरबों रुपया चोरी करके बैरून मुल्क रखा हुआ है। आसिफ जरदारी को मेरे साथ अदालत में खड़ा करें, मेरे पास आसिफ जरदारी के खिलाफ इल्जामात की पूरी किताब है। खान साहब दैट इज नॉट द डिस्कशन ओवर है। डिस्कशन ये है कि क्या आसिफ जरदारी ने आपके कत्ल का कोई प्लान बनाया या नहीं बनाया, एंड यू हैव टू ब्रिंग द प्रूफ्स। असल कहानी ये है, इस पर डंडी ना मारिएगा। आसिफ जरदारी भैड़ा है, उसकी शक्ल मैंने पसंद नहीं है, आसिफ जरदारी तो सही हो नहीं सकता, उसकी कोई इज्जत नहीं है, दिस इज इररेलेवेंट गुफ्तगू। असल बात टॉपिक की ये है, आपने इल्जाम लगाया कि उस शख्स ने आपके कत्ल का प्लान बनाया, नाउ यू हैव टू ब्रिंग प्रूफ्स, ठीक है। इसके बड़ी वो तावीलें दे रहे थे कि जनाब वो मैंने तो पहले भी देखा था और मैंने तो पहले भी कह दिया था कि मेरे ऊपर हमला होगा, और इस किस्म के सबूत मेरे पास पता था। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी, ठीक है। आज तक आप इस सिलसिले में भी कोई सबूत नहीं दे सके, कोई सबूत अभी तक आप नहीं दे सके। तो ना वो सबूत आप दे सकें और ना ये सबूत आप दे सकें। बाकी पूरी की पूरी इमरान खान साहब की जो तकरीर थी ना, बिल्कुल छापा था, ठीक है। वो जैसे फोटोकॉपी मशीन में से उसी तकरीर को दोबारा निकाल के दोबारा पढ़ देना, नथिंग न्यू इन इट। अब तक के लिए इतना ही, अगली वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।